दिल्ली धमाकों के बाद भूटान से लौटे पीएम मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए शामिल हुए। बैठक में दिल्ली धमाकों पर चर्चा की गई। इसके अलावा राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश की सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अलग से मीटिंग जारी है। ये बैठक कई मायनों में खास है क्योंकि पिछली बार पुलवामा हमले के बाद हुई सीसीएस की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का खाका खींचा गया था। सरकार ने यह साफ कहा था कि किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस धमाके के तार पाकिस्तान से जुड़े तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण अब शुरू होगा? दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देश का मूड यही है। देश के कई शहरों में दिल्ली धमाकों के विरोध में प्रदर्शन हुए। आगरा और जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और कड़े एक्शन की मांग की है। डॉक्टर उमर जो है उसने अपने को पकड़ने से पहले ही विस्फोट कर दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। उसी को लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ आज जम्मू में अलग अलग प्रदर्शन हुए हैं, जहां शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू इकाई ने प्रदर्शन किया है और ऑपरेशन 20 को शुरू करने की मांग जो है रखी है। तो वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए व्हाइट कॉलर जो डॉक्टर हैं, जो आतंकी डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश से भी आतंकवाद का सफाया किया जा सके। इससे पहले स्वदेश वापसी के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली धमाकों में घायल लोगों से मुलाकात की। दिल्ली धमाके में घायल लोगों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज हो रहा है। आज पीएम मोदी अचानक एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पीएम मोदी करीब 30 मिनट अस्पताल में रहे और घायलों से बातचीत की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली विस्फोट में घायल लोगों से मुलाकात की। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साजिश के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। इससे पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि इस घटना के लिए दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो जब पहलगाम हमले की बदला लेने की बात कही थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात अंग्रेजी में कही थी। तब उन्होंने ये बात बिहार में कही थी और कल उन्होंने ये बात भूटान के अंदर कही। इसका क्या मतलब है, इसी को समझने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ शशिकांत जी हैं, पूर्व महानिदेशक पंजाब पुलिस के। इनके सूद साहब हैं जो कि पूर्व रॉ अधिकारी हैं। और मैं सबसे पहले जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी, क्या जवाब होगा इसका? आपको क्या लगता है, सरकार क्या करेगी? आपको किस बात की संभावना ज्यादा नजर आती है? देखिए, सरकार दो टूक शब्दों में कह चुकी है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन पॉज किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चेता दिया था, एनी एक्ट ऑफ टेरर henceforth विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। वो युद्ध की डिक्लेरेशन हो जाएगी अगर फिर पाकिस्तान टेरर एक्शन करने की दुस्साहस करता है। बड़ी हैरत की बात है कि इतनी क्लियर वार्निंग के पास भी क्या विस्की पीकर
ये मुल्ला आसिम मुनीर ने ये पंगा लिया है मुझे समझ नहीं आता। ना सिर्फ वो मास कैजुअलिटी टेरर स्ट्राइक भारत में कराने की कोशिश कर रहा था, वो जो है भारत के अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के भी प्लान्स उसने बना के अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। ये टेरर मॉड्यूल राइसिन जहर वो हमारे पानी की सप्लाई में घोलना चाहते थे। इस मॉड्यूल में वो डॉक्टर पकड़े गए जो लोगों की जान बचाने के बजाय लोगों को मारने के प्लान बना रहे थे, वो भी जहर खिलाकर, जहर पानी में घोलकर। देखिए, अगर आप हमारी नेशनल जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको पढ़ें तो भारत ने साफ दो टूक शब्दों में कहा है इस सार्वजनिक डॉक्यूमेंट में कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी देश, कोई भी संगठन केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेज करता है तो हम न्यूक्लियर हथियारों से जवाब दे सकते हैं। साहब, न्यूक्लियर हथियार तो बाद की चीज है, अब बात हो रही है कन्वेंशनल काइनेटिक ऑपरेशंस की। बड़ी हैरत की बात है कि इतनी क्लियर वार्निंग के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया है। इसका मतलब वो युद्ध चाहता है, और अगर वो युद्ध के बगैर नहीं मानेगा तो भारत के पास और चारा क्या है सिवाय कि हम उसकी ये मंशा पूरी कर दें। वी विल हैव टू हिट बैक। साहब, ये तमाशा बहुत देर चल चुका है। बहुत भीषण त्रासदी से हम बच गए हैं क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पुलिस चौकस थी, चौकन्ना थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इस टाइप की हरकतें प्लान कर सकता है। बड़े आराम से वो सोचता है कि चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तो भारत कुछ नहीं करेगा और नजरअंदाज करेगा। एक भी भारतीय की जान हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। हमारे होम मिनिस्टर खुद हमारे घायलों को देखने गए। हमारे प्रधानमंत्री अब आपके सामने हमारे घायलों के साथ है। से साफ जाहिर है कि हर एक भारतीय जान भारतवर्ष की सरकार के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत कीमती है। आप मजाक नहीं कर सकते, इस टाइप का भद्दा मजाक नहीं कर सकते। अगर आसिम मुनीर को विस्की पीने का बेअंत शौक है तो वो अपनी विस्की कम करे, नहीं तो लथा दी जाएगी। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पीठ पे 2 बार हाथ क्या फेर दिया, उसका तो दिमाग खराब हो गया। वो सोचता है कि मैं अफगानिस्तान को बॉम्ब कर सकता हूं, ईरान को बॉम्ब कर सकता हूं, भारतवर्ष में मैं केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकता हूं, मास कैजुअलिटी बॉम्ब अटैक्स करा सकता हूं। मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल आप बड़ी गलतफहमी में, और ये गलतफहमी भारत के लिए दूर करना अनिवार्य है। अब हमें कुछ बड़ा करना होगा क्योंकि बार बार चेताने के बाद ये मुल्क बाज नहीं आ रहा। तो इनका इलाज क्या है? इनका इलाज यही है कि इनको मतलब तब तक मारा जाए जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। इनका इलाज है कि हम 1971 एक बार फिर दोहराएं, ऐसी मार मारे कि दुनिया को दिखे, इनके आवाम को पता चल जाए कि कौन जीता कौन हारा। नाटक ना करें, अपनी चोट छुपाकर भगड़े ना करें, जैसे कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के टाइम भी नाटक करने की रोकूंगा, कोशिश क्योंकि की। कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। सीधे चलते हैं अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथियों, आज 3 बड़े और फैसले लिए गए इस रेजोल्यूशन के बाद में। सबसे पहला एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ रुपीस का। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों तो सीधे चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी, आप कह रहे थे इनका इलाज क्या है, आप बता रहे थे, आप अपनी बात कंक्लूड करिए प्लीज। देखिए, मेरी समझ में
पाकिस्तान को हमने 2016 में उड़ी के बाद बड़ी क्लियर वार्निंग दी थी। हमने उनको सर्जिकल स्ट्राइक्स करके कहा था 10 फार नो फर्दर। 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली, फिर उसने पुलवामा किया। 2019 में पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करी। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद जो है फिर 1.5-2 साल पाकिस्तान चुप रहा, फिर उसने जो है फिर शुरू कर दिया ये सिलसिला। तब तो वो रोता हुआ चीन के पास गया था, मेरे आका मुझे बताओ। और 2020 में चीन ने, आप जानते हैं, इंट्रूजन शुरू कर दी थी लद्दाख के अंदर, कुछ ये भारत को धमकाने के लिए। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए, और हमने मिरर इमेज कर दी थी उनकी डिप्लॉयमेंट। फिर आप जानते हैं 2025 में इन्होंने पहलगाम का हत्याकांड किया, और उस वक्त हमने जो है पाकिस्तान को जो है एक अच्छा करारा सबक सिखाने की, सैल्यूटरी लेसन सिखाने की एक हमने कोशिश करी। इसके 9 टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए गए, 12 में से 11 एयर बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए। हमें उम्मीद थी कि इतने बड़े जोखिम देखने के बाद कि भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट वॉर हो सकती है, ये लोग अपनी हरकतों से बाज आएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हरकत से बाज आना तो दरकिनार, ये फिर चालू हो गए हैं। ये मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हैं ये अब बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के भी होड़ में लग गए। तो ये तो मेरा ख्याल अब बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि हमें लात जब तक नहीं मारोगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको लात लगानी होगी, कितनी जोर की, कब, कहां, हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के फैसले पर मुनस्सर है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जनरल साहब, और एनके सूद साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सुरक्षा ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। दिल्ली धमाकों की जांच एनआईए पूरी रफ्तार से कर रही है। अब तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और माना जा रहा है कि और भी कई सफेद पोश चेहरे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। देश के कई राज्यों में जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। सबसे पहले बात इस मामले में हुई अब तक की जांच की। दिल्ली धमाकों के बाद एजेंसियों को संदिग्धों के पास एक और कार होने की खबर मिली। इस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की तलाश दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कर रही थी। आखिरकार इसे फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास बरामद कर लिया गया। इसके अलावा धमाके की वजह से जगह से 42 सैंपल लिए गए हैं, जिनकी जांच हो रही है। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि ये फरीदाबाद से मिला विस्फोटक ही है। इसके अलावा उमर की मां का डीएनए एम्स की फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। जांच टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई प्रोफेसरों से पूछताछ कर रही है। रोहतक में कार के अंदर मिला 1 करोड़ कैश, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा पुणे में महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कश्मीर में जमाते इस्लामी के ठिकानों पर रेड जारी है। फलाह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल, आपको हम सीधे दिखाते हैं, ये वो घर, आप सफेद सा एक टंकी वाला जो घर देख रहे हैं, यहीं पे रहता था, और वो बिल्कुल अपनी नजरें यहीं पे रखता था। जाहिर है आप देख सकते हैं कि मौलवी जो बिल्कुल यहां राइट हैंड पे रहता था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मौलवी के कहने पे ही घर दिलवाया गया था, और इसी मौलवी ने 2 जगहों पे 350 किलो और 2600 किलो यानी टोटल 2900 किलो के करीब विस्फोटक रखवाया था। और ये रहा आपका मस्जिद, देख सकते हैं कि इस समय कुछ भी नहीं है, सब सूना है। तो जाहिर है ये सब कुछ हुआ और कई लोगों की जानकारी में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है कि क्या सब कुछ ये जानबूझ के किया जा रहा था? कई लोग इस साजिश में शामिल थे। दिल्ली धमाके में 3 आरोपियों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। अब ये यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पे है। आसपास रहने वाले लोग अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल दिल्ली धमाके में शामिल है। मस्जिद के जस्ट बगल में ऐसे किसी से कोई बात नहीं करता वो।
कैसा आपको लगता था कि इस तरह का आदमी हो सकता? लगता नहीं है जी, बिल्कुल ना लगे हो, सज्जन आदमी लगे हो। ये मस्जिद का जो इमाम था, क्या नाम था? ये उसका नाम इस्ताक। इस्ताक भी गिरफ्तार हुआ है। वो ऐसा सुनाई में आ रहा है, ये इन्होंने कोई मकान ले रखा वहाँ फतेहपुर तगा में, तो वो किराए पे दे रखा है इसको मकान। इमाम की इतनी बड़ी गलती है ये। जांच एजेंसियां आरोपी डॉक्टर शाहीन के हर तार को भी खंगाल रही है। डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी के बाद कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। डॉक्टर शाहीन जमात उल मोमिनात की कमांडर थी, जो भारत में जैश के लिए महिला आतंकियों की ब्रिगेड तैयार कर रही थी। इसीलिए एजेंसियों के लिए डॉक्टर शाहीन आतंकी टीम की सबसे अहम कड़ी है। मेरी मौजूदगी अभी लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर है। इसी यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर परवेज थे, प्रोफेसर के पद पे थे, 2021 में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था और कुछ ही दिन पहले रिज़ाइन देकर नौकरी को छोड़ दिया था। IIM रोड पर छापेमारी के बाद ATS की टीम ने लालबाग इलाके में छापेमारी की और उनके पिता डॉक्टर शाहीन के पिता से पूछताछ की गई, घर वाले के सदस्यों से पूछताछ की गई और डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया गया है। भरत सेठी, लाइव टाइम न्यूज़, लखनऊ। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब जुड़े हुए हैं और पूर्व रॉ अधिकारी NK सूद साहब जुड़े हुए हैं। सूद साहब, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है वो आपको ठीक लग रहा है? और मैं दूसरा आपसे ये जानना चाहूंगा, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म, मुझे पता है सिमी के लोग भी जो थे वो IT प्रोफेशनल्स होते थे, वो इंजीनियर्स होते थे, पर पहली बार डॉक्टरों के इतने बड़े समूह को हमने व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बनते देखा है। आपको इसके पीछे क्या रीजन नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान के आसिम मुनीर वो भी तो व्हाइट कॉलर है, पढ़े लिखे आदमी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पढ़े लिखे हैं, तब भी तो टेररिज्म पे कर रहे हैं। सही उदाहरण दिया आपने। पाकिस्तान का हाथ है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया सर आपने। देखिए, अच्छा देखिए, दूसरी बात है कि यहाँ पे मसूद अजहर का पूरा नाम आ रहा है। ये जो डॉक्टर मसूद अजहर जो है, वो आप देखा जब यहाँ पे सिंदूर अटैक हुआ तो सिंदूर के अंदर हमने उसके सारे परिवार को मार दिया। 11 परिवार के लोग मारे गए थे, उनके सिस्टर के हस्बैंड भी मारे गए थे। और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया जमातुल मोमिनत, ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लेडीज काम करेंगी। और इसका यानी कि इसका वैसे प्लान पाकिस्तान के आईएसआई ने बहुत पहले किया हुआ था, और ये जो सारा अटैक का प्लान था वो पाकिस्तान की आईएसआई ने 3 साल पहले के आसपास किया हुआ था, लेकिन उसको अंजाम अब दिया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान को मात मिली, जिस तरीके से पाकिस्तान को हार मिली, उसके बाद पाकिस्तान बुखलाया हुआ था। और पाकिस्तान शायद सोचता है कि वो जो भी कुछ करेगा वो नए तरीके से करेगा, तो पता नहीं चलेगा। और देखिए, पाकिस्तान की जो हरकत है उसका जवाब दिया जाएगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी कुछ कहते हैं करते हैं, और पाकिस्तान को पता था। पाकिस्तान मुझे लगता है कि शायद सोच नहीं पाता कि आगे क्या होगा, और इसीलिए ऐसी हरकत कर पाता है। और एक और बात बता दूं, पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट भी है, स्पेशली सपोर्ट कहां से है? ट्रंप से। क्योंकि जब ट्रंप ने 2 बार 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं सूद साहब, माफी के साथ आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है? दिल्ली ब्लास्ट पर सरकार का बयान आया है। दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला बताया गया है। धमाके में जो मारे गए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। जांच को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर है, ये कहना है सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का। The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities
security agencies and citizens who acted with courage and compassion in the face of in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The Cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. ब्रॉट टू जस्टिस विदाउट डिले, ये सरकार का कहना है और सरकार ने इसको आतंकी हमला मान लिया है। मेरे साथ इनके सूद साहब जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रॉ ऑफिसर। सूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जब सरकार ने इसको आतंकी हमला मान लिया है, क्या बदल गया है? क्योंकि पहलगाम के बाद सरकार ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि मुझे लगता है कि हमारी जो इस टाइम पे नेवी है उसको एक्शन में ला दिया गया। नेवी की मूवमेंट हो रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन जो चल रहा था यहाँ पे त्रिशूल, उस पर नेवी भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी ऑपरेशन के अंदर, और उसको डायरेक्शन दे दी गई है कि आप मूव करिए पाकिस्तान के क्लोज। और मुझे लगता है कि अब नेवी का टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। दूसरी बात मैं कहूँगा, जैसे जनरल बख्शी ने कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान से POK लेने की बहुत देर से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कुछ अमेरिका की वजह से, उनके एक्शन की वजह से या ट्रंप की वजह से शायद ये जो प्रोग्राम था होल्ड पे रख दिया गया। लेकिन अब दूसरा प्लान चल रहा है POK लेने का। जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं, जब तक पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान हरकत करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है, टेररिज्म पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी है। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, लव जिहाद, या यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है गजवाए हिंद, ये जो एक्शन पाकिस्तान का है गजवाए हिंद के अंदर है, वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, जिसके अंदर कभी सक्सेस नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के टुकड़े हुए, ठीक बात है, हमने पाकिस्तान को पानी दे दिया 1960 के अंदर, ठीक बात है, पाकिस्तान उसके बाद था कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान ने 1965 में अटैक कर दिया। और अयूब खान का उस टाइम पे ऐलान था कि हम ब्रेकफास्ट जम्मू करेंगे अमृतसर के अंदर, अम्बाला के अंदर करेंगे हम लंच, और हम लाल किले पे डिनर करेंगे, यानी कि तब भी इंडिया को कब्जा करने के चक्कर में थे। मतलब उनकी जो पॉलिसी है वो इंडिया पे कब्जा करने की पॉलिसी है, जो उनकी पॉलिसी कभी सक्सेस नहीं होगी। हमने उनके 93,000 सोल्जर को बंदी बना लिया था, लेकिन आज भी उपाय नहीं आया। और अब पाकिस्तान दोबारा से टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा था। जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपने टेरर कैंप है उनको शिफ्ट कर दिया KP की तरफ, और उन्होंने छोटे छोटे कैंप बना दिए। 413 उन्होंने टेररिस्ट कैंप बनाए थे, और उनको लगता है कि इंडिया को अगर अटैक करना पड़ेगा तो एक कैंप पे तो हम बम फेंक सकते हैं, 413 पे कहाँ बम फेंकेंगे। लेकिन पाकिस्तान बाज भी आएगा जब तक पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपने जो टेरर कैंप्स हैं उनको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के बाहर। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे 400 पाकिस्तान के ऐसे के लोग हैं। पाकिस्तान के जो नंबर 2 थे, बांग्लादेश विजिट किए थे, और उन्होंने वहां से बात की कि हमें यहाँ पे अपने एम्बेसी के अंदर जो हमारी हाई कमीशन है वहां पे ISI का एक स्पेशल सेल बनाने दीजिए। और 40 लोगों की वहां पे पोस्टिंग हो रही है, जिसमें से एक ब्रिगेडियर है, दो कर्नल्स हैं, पास में कुछ मेजर्स हैं और बाकी लोग हैं। एक आपको और खास बता दूं कि PM मोदी पे अटेम्प्ट की गई थी बांग्लादेश के थ्रू, और जो वहां पे CA का आदमी था उसको हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, उसकी लाइफ खत्म कर दी गई थी। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो रॉ है वो बहुत एक्टिव है, और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऐसे कुछ हमास के लोगों को शिफ्ट कर गई थी बांग्लादेश के अंदर, और इस टाइम पे इजराइल भी वहां पे एक्टिव है। और इस टाइम पे कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जिनको पॉइजन से मार दिया गया, चाहे KGB हो चाहे वहां पे मोसाद हो, क्योंकि उनका यही तरीका है। और पाकिस्तान दूसरी तरफ टेरर कैंप खोलने की कोशिश कर रहा था, इवन आपके भूटान के अंदर जहां पे PM मोदी विजिट किए। इससे भी पहले पाकिस्तान के जो लोग थे या हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट से वो रहते थे आपके भूटान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इनसे कहा कि उनको निकालो, तो उनको निकाल दिया गया था। लेकिन अब उनकी दोबारा से एक साजिश चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, उसको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, साथ में टर्की। और ये जो टेररिस्ट पकड़े गए इनके कुछ टर्की से भी कनेक्शन निकले हैं। टर्की वो है जिसके ISS के साथ कनेक्शन है, जो टर्की का प्रेसिडेंट है उसका जो बड़ा लड़का है उसके ISS से कनेक्शन है। तो यहाँ पे ISS भी इस टाइम पे एक्टिव होने की कोशिश कर रही है इंडिया के अंदर पाकिस्तान की मदद से। ठीक है सूद साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब से बात की और अपने थॉट्स, अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे क्या अंतर होता है एग्जिट और एग्जैक्ट पोल में। ब्रेक के बाद